Good morning, sir. So yeah, good afternoon, good morning to all of you. I hope you people are doing well and taking proper care. So we'll wait for 2-3 more minutes and then we will start our today's session. By the way, I have started collecting your examples and probably uh, in few days I will upload on your what you can say on your section. Matlab, in notes section or in file section, I will upload the numericals and some of the numericals and some example homework kind of thing. And maybe after in lecture, we will discuss all of them. हम्म हाँ होते हैं ना सभी के होते हैं प्रोबेबली आफ्टर उत्तरायण शुरू हो जाएगा आपका लैब सेशन प्रैक्टिकल्स में क्या होगा न्यूमेरिकल्स ही होगा सर एक्चुअली प्रैक्टिकल्स के अंदर अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया अभी क्या करना है बट जो बाकी जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो हम करते हैं शायद सपोज उसी के अकॉर्डिंग हमने कंटिन्यू किया then it will be a kind of demonstration we will give you the basic for example if any for example any xyz experiment is there so initially we will give some kind of theory behind it it will be a kind of what you can say a video we will play in which the teacher might have covered a theory part as well as some experimental part plus how to do that experiment that practicals basically that we will demonstrate
in that video. So it will be a kind of what you can say simple movie, I will say. And after end of that video, we will provide the what you can say observation for that experiment, particular experiment, and then we will ask you to do remaining part of that calculation part we will assign. ऐसे ही होंगे, बस एक ही इश्यू रहेगा कि आपको परफॉर्म नहीं करना, हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पर बैठ के, आप वही ऑब्जर्वेशन कैसे किया वो आप ऑब्जर्व करोगे. It will be तो a सर kind of एग्जामिनेशन में फिर क्या करेंगे? demonstration. It will be a kind of demonstration. एग्जामिनेशन सर जो फिर होती लैब की एग्जामिनेशन, दैट विल बी अगेन एमसीक्यू टाइप की है एग्जामिनेशन होने वाली है उसकी भी. सपोज अभी के हिसाब से चले तो उसका लैब में भी एमसीक्यू काइंड ऑफ एग्जाम होगा इन विच वी विल बेसिकली आस्क क्वेरीज रिगार्डिंग दैट एक्सपेरिमेंट. दैट्स इट. तो सर जैसे अभी सर बाद सेकंड सेम में ऑफलाइन शुरू हुआ तो रिवीजन कराएंगे प्रैक्टिकल वन, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का? पर्सनली मैं कराना चाहूंगा, बट आई डोंट नो, दैट तो आल्सो सर ये डिपेंड ऑन द ऑनलाइन यस. ऑनलाइन नहीं रहता है, वो खुद से करते नहीं, तब तक पर्सनली मजा मैं नहीं आता। मैं वही बोल रहा हूँ. सपोज पर्सनली मेरा यही ओपिनियन है कि आपको चांस मिलना चाहिए करने के लिए. मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है. बट एट द सेम टाइम सपोज आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो ऑलरेडी एक सेमेस्टर पेंडिंग चल रहा होगा आपका, तो वो आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज ऑल द स्टफ. आई डोंट नो, बट यस पर्सनली मैं चाहूँगा कि आपको मौका मिलना चाहिए परफॉर्म करने के लिए, मिलना चाहिए टेक्निकली. यस पर्सनली मेरा यही ओपिनियन है. अब रियलिटी क्या है वो तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. I'm basically I can say I'm extremely helpless, clueless, whatever you want to say you can say. But अभी मतलब we have some solid bounds from all the regions. So yeah, definitely we will try. We will try. Yes. पार्टी कवर. Sorry. क्लास में अभी थ्योरी और डेरिवेशन पार्ट ही कवर करेंगे. Yes, theory और derivation part. Yes. तो न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स भी आएगा. न्यूमेरिकल्स एक्चुअली आज मेरा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा मेरा. उसके बाद मेरा प्लान यही है कि न्यूमेरिकल्स आपको पहले एज ए कहते हैं ना कि एज ए नोट्स में दे दूँ यहाँ से. आई विल आस्क यू टू सॉल्व द डाउट. सॉल्व प्रॉब्लम भी होंगे, अनसॉल्व प्रॉब्लम भी होंगे. एंड देन इन द अपकमिंग लेक्चर्स प्रोबेबली वी विल डिस्कस फॉर दैट वन. Since syllabus is bit lengthy, I can say not lengthy. असाइनमेंट जैसे Yes, sir. आपको कुछ असाइनमेंट जैसा दोगे? Yes, assignment, short of assignment, बट थोड़ा सॉल्व प्रॉब्लम भी होंगे, अनसॉल्व प्रॉब्लम दोनों होने वाले हैं. कि ऐसा ना हो जाए कि डायरेक्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम दे दूं एंड यू वोंट गेट एनी काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से हिंट इट हाउ टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. So for that I will first give the unsolved problem and then unsolved problem, and हर एक के लिए we will meet on one day, maybe regular timing में या तो फिर extra timing में we will meet, and then we will discuss all the queries and other problems. All right. So next week हम actually एक और भी issue है. लास्ट वीक भी फ्राइडे को मुझे हॉलीडे मिला था, मतलब क्रिसमस लीव थी. नेक्स्ट वीक मेरे दोनों लेक्चर्स आपको स्किप होने वाले हैं क्योंकि उत्तरायण और वो सब है, 14-15 है, तो वो भी लेक्चर मेरे स्किप होने वाले हैं. सो कंपेयर टू ऑल अदर टीचर्स आई एम गोइंग टू हैव अ लिस्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स. सो उसी रीजन से आई नीड टू रन ऑल्सो. सो उसी रीजन से आई विल गिव, मे बी आई विल टेक सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स, मे बी इफ एट ऑल नीडेड. ऑलराइट. एंड प्रैक्टिकली वी डोंट नो कि ये सेमेस्टर कब तक चलने वाला है. इन प्रिंसिपल सिलेबस सपोज ये जो है यूनिट नंबर 2 के लिए वी हैव अराउंड 15 लेक्चर्स, एंड 15 लेक्चर्स मीन 2.5 months. और आप सपोज आप ऑब्जर्व करो तो ऑफिशियली और टेक्निकली आपको 1 month ही अभी तक कंप्लीट हुआ है आपका, 1 or 1.5 month. एंड वी डोंट नो कि कब तक ये सेमेस्टर चलने वाला है. तो उसी के रिगार्डिंग मुझे थोड़ा सा स्पीड अप भी करना पड़ रहा है मुझे. एंड मुझे रियल में अभी नहीं पता कि आई नीड टू रन बिट फास्टर और आई नीड टू रन बिट स्लोअर. आई डोंट नो.
अभी अपने जो स्पीड में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, एंड सपोज अब पता चल जाए कि अब थोड़ा अभी और ज़्यादा टाइम मिलने वाला है, देन आई विल स्लो डाउन एंड विल गो इन मच मोर डिटेल इफ एट ऑल नीडेड. Alright, so yeah, let's start for today's presentation, today's talk or today's lecture. In last lecture, basically I have given a simple example, or what you can say, simple. Okay, let me shut down my video part. Let me switch off my video. In last lecture, basically I have given the task to complete or to identify the relationship between bulk modulus of rigidity and a Poisson ratio, and suppose आपने solve किया है, and you will find that your relation is simply basically given by this relation. एंड ये एक एग्जाम मतलब ये एक होमवर्क में दिया था, सो उसी का भी जो आंसर जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसका प्रूफ मैंने नहीं रखा है, दैट प्रूफ यू कैन इजीली डिराइव, सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. द लास्ट टॉपिक और यस द लास्ट big topic of this particular unit is actually a beam. Beam is basically what is the ultimate thing that we need to study from this particular topic is topic related to your basically civil engineering. Bridge, suppose कोई ब्रिज बनता है तो ब्रिज के अंदर सपोज आप आइडेंटिफाई करते हो तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई और व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू बेसिकली कंसीडर, और नॉट एग्जैक्टली ब्रिज बट उसी के इंटरमीडिएट पार्ट में क्या क्या स्टडी करते हैं, दैट बेसिकली दैट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ योर बेसिकली इलास्टिसिटी टॉपिक. तो उसी के अंदर वी विल स्टडी द बीम एंड ऑल अदर पार्ट. A beam is basically a rod or a bar of a circular or rectangular cross section, whatever may be. If you take basically simple wire kind of, or say simple, then you can say that it has a circular. And suppose आप थोड़ा सा scale ले लो, बड़ी वाली सी scale ले लो, suppose 100 centimeter, then it is having a rectangular shape. So that is why it is actually written as rectangular cross section, which basically its length is very much higher compared to its thickness or basically the radius. So a beam is known as actually a rod or a bar of a circular or rectangular cross section with its length very much or very higher than its thickness, so that there are no shearing stress over any section of it is called the beam. So we need to identify or we are having a length is very much higher compared to its cross section basically. So what is the point is, considering this is उसके ऊपर कोई भी शेयरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला, दैट वी सिंपली अज्यूम. एंड so that is known as actually your beam. A beam may be just you can simply consider as it is just a beam may just rest on a support like such as knife edge, or have a small part of it that is uniformly clamped or a bolt built into the wall at the either end. For example, आप अपने suppose scale ले लो, scale तो suppose if at all you are able to fix on the wall of anything, suppose आपने अपने wall पे आपने fix कर दिया, then you can also consider as a beam, because suppose the length, suppose if you consider that it is 100 centimeter length, and length is very much higher compared to its basically cross section or its thickness, then it is actually known as beam. And suppose मैंने अभी वही example दिया, if your one end is fixed, for example scale को आपने for example आपने fix कर दिया on the wall, then basically it is known as a cantilever. Okay, yes, so third definition मैंने वही लिखी है. If the beam is fixed at one end and loaded, if at all loaded or not loaded, then also it is okay. Suppose loaded है तो loaded, और नहीं है तो नहीं है, कोई issue नहीं है. If they are kept in that way, then it is basically known as your cantilever. Alright, so I hope this simple or extremely simple definition is very much clear to you people. So what we will try to identify, we will try to see कि for example ये scenario है मेरे पास, cantilever का example है मेरे पास. So नहीं दिख रही. Oh, come on, screen is visible. Yes, sir. तो मुझे भी नहीं दिख रहा.
सर मुझे दिख रही है। नहीं दिख रही है सर। अभी सर दिख रही है। सपोज दिख रही है। सपोज स्ट्रेन नहीं दिख रही है तो सपोज वहां पर आप सिंपली जो मेन स्ट्रेन है वहां पर सिंपली टच कर दो तो ऑटोमेटिक वो मेरा जो प्रेजेंटेशन मोड है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल उसी को प्रॉब्लम हो रहा है जो लास्ट में जो ज्वाइन हुए, लास्ट में अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन शुरू होने के बाद जिसने ज्वाइन किया प्रोबेबली उन लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्ट्रेन नहीं दिखाई देती। तो उसी के लिए सिंपली जो स्ट्रेन जो है मेरा सपोज नाम आएगा वहां पर आप सिंपली क्लिक करो तो शायद वो स्ट्रेन आ जाएगी प्रोबेबली। सो जिसको प्रॉब्लम हो जस्ट उसके ऊपर क्लिक करो, आ जाएगा स्ट्रेन, ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब टच करने के बाद तुरंत ही आ जाएगा। एज सच इंसिडेंट ज्यादा कुछ है नहीं, कम ऑन। ओके, सो स्ट्रेन के अंदर कोई इश्यू नहीं है आई थिंक। जिसको भी प्रॉब्लम था आई थिंक स्ट्रेन के ऊपर कोई इश्यू नहीं है आई थिंक। Okay, can I proceed further? Yes, sir. Okay, so let us go to the next slide. So this is basically slide number 100. So I hope you can see the 100 number slide. So this is actually, for example, if you have put some kind of weight, suppose if you are having a scale and you have fixed your scale at one end. For example, you have fixed your scale on the wall. And your opposite end that is basically free end. Suppose if at all you have kept some or you have hanged some weight over there, that means you have hanged some load over there. So what we will try to identify कि suppose उसके बीम के अंदर suppose वो weight आपने hand किया, आपने लटका दिया उसके ऊपर कोई भी weight, for example any gram, suppose 100 gram, 1 kilogram, whatever may be. But that weight is that you have to consider is that up to only the elastic limit, within a elastic limit. ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा weight attach कर दिया कि जिससे आपकी जो scale है या तो फिर beam है that is suppose वो damage हो जाए. We are not doing in that way. We will consider only the case of say elastic limit. So within the elastic limit, if you have load some kind of weight over there, so what we will try to identify कि क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन में, कहां पर कौन सा फोर्स एक्टिंग करता है, दैट व्हाट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्रॉम टुडेज लेक्चर। ऑलराइट सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। इज क्लियर फॉर टुडेज लेक्चर। सो सपोज एनी प्रॉब्लम, मतलब वॉइस क्लियर मतलब क्या इश्यू आया? क्या इश्यू है वॉइस में? मतलब सर रुक के आ रहा है सर। हाँ कट कट के आ रहा था लेकिन अभी ठीक है। एक्चुअली मे बी अभी स्टार्ट किया जस्ट लेक्चर, उसके मतलब जो जब सबको जो एंटर कर रहा था उसी टाइम पे थोड़ा सा इंटरनेट फ्लक्चुएशन हो रहा था इसी रीजन से। बट डोंट वरी, मेरे पास अपने एक और इंटरनेट का ऑप्शन मेरे पास है अभी, डोंगल लेके ही हूँ मैं, अभी हूँ मेरे पास है। तो सपोज अभी फिर से ज्यादा डिस्टर्बेंस आए तो मुझे बता देना, मैं अपना डोंगल से कनेक्ट कर लूंगा मैं अपने आप को। अभी यूनिवर्सिटी के वाईफाई से मैं रन कर रहा हूँ मैं अभी। सपोज ऐसा लगे कि और ज्यादा डिस्टर्बेंस है, कुछ समझने में इससे इश्यू हो रहा है, देन लेट मी नो, आई विल कनेक्ट विद माय जियो। ऑलराइट, मैं डोंगल के साथ में कनेक्ट कर लूंगा मैं। प्लीज लेट मी नो, सपोज अभी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तब की बात हो। ऑलराइट, इज इट ओके? Hello, is it okay? Yes sir. Yes sir. Okay, okay. So can I proceed further? Yeah. Okay. Thank you. So, I hope the motivation for today's lecture is extremely or very much clear to you people. Suppose we have a beam of rectangular cross section. The cross section is basically rectangular in shape. That means simply a scale. That is what you can simply imagine. You have a long scale of dimension of say 1 meter, and you have one end is fixed on the wall. That is what exactly I have shown here. And the one end, that is the free other end, basically the free end having some kind of load that you have hang on the free end. Suppose we have a beam of a rectangular cross section fixed at one end and loaded at the other end. Mind well, you have to load within a limit of elastic limit, so as to be bent a little with its upper surface becoming slightly convex and lower one basically concave.
सो सपोज आप तो वही उसको सपोज आप इमेजिन करो, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि जो टॉप सरफेस है, अपर सरफेस है, दैट इज बेसिकली जो अपर सरफेस है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव रिटन ओवर हियर. The upper surface is slightly convex surface and the lower surface is basically a slightly concave surface. So I hope this point is very much clear. If you have a scale and you have hand some kind of weight on the free end of that scale, so उससे क्या हो रहा है, बेसिकली जो स्केल है दैट इज बेसिकली बैंड हो रही टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज जिस डायरेक्शन में लोड आपने लगाया है उसी डायरेक्शन में अल्टीमेटली थोड़ा सा वो बैंड हो जाएगी, बिकॉज यू हैव पुट द वेट अप टू द इलास्टिक लिमिट ओनली. So suppose उसी surface to suppose if you look at the scale very carefully, then you can simply say that ये जो top surface है, upper surface है, ऊपर वाला जो part है, that is basically slightly convex surface and the lower surface जो है that is slightly concave surface. And the longitudinal filaments ultimately ऊपर वाला जो part है, see there are basically three parts, will I can simply say there are basically three parts. Okay, चलो मैं थोड़ा सा ड्राइंग करता हूँ मैं. ओके, लेट मी गो टू जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट. मैं आपका प्रेजेंटेशन मोड ऑन करता हूँ. मैं जो लास्ट टाइम जो पीपीटी में जो ऑन किया था मैं वही ऑन करता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट फॉरगॉट टू स्टार्ट दैट वन, जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके, यस, आई थिंक इट इज क्लियर. Let me share the screen now. Let me go to the screen sharing option. Just a minute. Yes. Can you see the screen that is completely black screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, just a minute. I am not able to write anything. Maybe I need to change the pen color by simply white. Okay. So yeah, can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Bandit of beam that we are trying to identify. Suppose you have a, suppose what you can say, fixed wall. You have a wall, and here you are having a scale. Initially what you are having simple scale, having suppose, see थोड़ा सा diagram थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे रहेगा, so I hope you can simply. So यहाँ suppose scale है, the scale, the length is basically say 100 centimeter. So what you are going to do is, this is basically your wall and this is your basically beam, and that is basically your, you have take a scale of 100 centimeter, and what you are going to do is you are going to weight some weight over here. That weight is that basically you have kept at say 100 gram. So what the main thing that you have to consider, this is हेलो सर, बफरिंग हो रहा सर. Voice, सर वॉइस नॉट ऑडिबल. Voice wasn't. सर आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर रिजॉइन कर रहे हैं क्या? यस.
हेलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. आई थिंक वही इश्यू हुआ था जो मैं बता रहा था, इंटरनेट के अंदर डिफिकल्टी आ रही थी, बस हो गया था ऑल ऑफ ए सडन. सो या नाउ आई हैव connected with your my router, so I hope this is clear to you now. So I am switching off my what you can say video part, जिससे और थोड़ा सा lagging हो जाएगा. So let me share my screen one more time. Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute, थोड़ा सा उसको ये फिर से ये कर दूँ मैं. Just a minute. अब स्क्रीन मेरा, कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन Yes, मेरा sir. विजिबल है अभी? Yes, all sir. right. Yes, sir. All right. So suppose अभी मेरे पास क्या है, मैं अभी what I was trying to discuss basically over here is that I am having I have loaded this beam by say 100 grams. So basically, so what will happen? ये जो मेरा ओरिजिनल जो मेरा बीम था यहाँ पर, अल्टीमेटली क्या होगा? इट विल स्लाइटली बेंड ओवर हियर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो सपोज ये मेरा अल्टीमेटली मेरा बैंड हुआ अल्टीमेटली. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट मी ड्रॉ इट वन मोर टाइम हियर. सो आई एम नाउ ड्रॉइंग ओनली द बैंड पार्ट. जो बैंड हुआ था वही पार्ट में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ मैं, अभी पूरा नहीं ड्रॉ करने वाला जो मैंने ऊपर बता दिया. So this is actually the band part. This is simple a straight way, by the way, straight line है, but in band version. And here I am having some kind of weight. So that weight that I was talking about is say 100 gram. So I hope this part up to this particular part is very much clear. So suppose if you look at this surface, ये जो top वाला surface है, that you can see कि यहाँ पर थोड़ा सा जो bending है. So that is bending is near to, according to your convention of your book, that is basically the shape that is your convex surface, convex shape है. और similarly ये जो surface है, lower surface, that is basically your concave surface. And if you look at this thing very carefully, so यहाँ पर एक जो बीच वाला जो portion है, that is basically the center part. So the center part is basically okay. Let me draw it again. Let me draw with some other what you can say अदर कलर से मैं ड्रॉ करता हूँ मैं आपको, जिससे और ज़्यादा पता चले आपको. पेन कौन सा कलर यूज़ करता हूँ, कोई और कलर यूज़ करता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल ये जो अल्टीमेटली ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन है, दैट बेसिकली यू कैन सिंपली से दैट दिस इज द पोर्शन, सेंटर पोर्शन, दैट इज बेसिकली अ अनबेंड. अल्टीमेटली जो है कि ultimately what I am trying to say is that this particular जो red line से जो मैंने mark किया है ultimately, so this is actually a central one, central region. And जो ऊपर वाला जो part है ultimately यहाँ पर जो length जो है ultimately यहाँ पर जो length is increases, यहाँ पर length में आपका increment हुआ. और similarly ये वाला जो part है that is length is basically decrease हुआ है यहाँ पर. So similarly what I am trying to say is कि ultimately जो यहाँ पर ये जो मेरे पास जो स्केल थी, यहाँ पर मैंने कुछ वेट आपने हैंड किया, तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस आया वो यहाँ पर अल्टीमेटली क्लियर है. पर सपोज अल्टीमेटली जैसे आपने यहाँ पर कुछ भी वेट आपने हैंड किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी आपने वेट हैंड किया, तो व्हाट इट विल हैपन इज दैट यहाँ पर बैंड हो जाएगा. पर सपोज जो बैंडिंग पार्ट जो है, सपोज आप फोकस करो, तो यहाँ पर जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज बेसिकली यू कैन सिंपली से दैट कि दैट इज दैट रिमेन्स बेसिकली अनचेंज. जो सेंट्रल पार्ट है अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर पोर्शन को सपोज आप ऑब्जर्व करो, देन दैट यू कैन सिंपली इमेजिन दैट द इस रेंज से जो अपर वाला जो पार्ट है, सपोज वहां पर उसका लेंथ में इंक्रीज हुआ है, एंड जो लोअर पार्ट है दैट इज बेसिकली कॉन्वेक्स कॉन्केव सरफेस, एंड बेसिकली यहाँ पर उसकी लेंथ बेसिकली थोड़ी सी डिक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ दैट टेंशन और बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दैट यू हैव अप्लाइड. And because of that force, there is some elongation on the upper part, and there is a compression in basically in the lower part. So that is what exactly I was trying to say in that particular slide. Okay, now let me go back to the slide. Okay, and basically ये जो मैंने draw किया है, that is a red color से ये जो draw किया है, तो उसको basically बोलते हैं
neutral surface or yes, it is a neutral surface on neutral axis. I will come back again to the PPT mode, just a minute. So ये जो अनचेंज पार्ट है बीम के अंदर, अनचेंज, जहां पर इलॉन्गेशन भी नहीं पर एक्सटेंशन भी नहीं, पर अल्टीमेटली ये जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज अ पॉइंट और अ जंक्शन, जिसमें अपर पार्ट के अंदर इलॉन्गेशन और उससे जो लोअर पार्ट है वहां पर उसका कंप्रेशन हुआ है. सो जो सेंट्रल जो रीजन है दैट इज बेसिकली नोन एज न्यूट्रल सरफेस और न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल सरफेस और ओके यस, इन प्रिंसिपल यस वो बेंड तो करने वाली है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट दिस इज द न्यूट्रल सरफेस और न्यूट्रल एक्सिस. उसी के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है दैट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई. दैट इज द सरफेस जो दोनों सपोज 3 सरफेस है, एक सरफेस जो है जहां पर लेंथ में इंक्रीज होता है, जो अब दूसरा सरफेस है जहां पर लेंथ डिक्रीज होता है, और दोनों को जो सेपरेट आउट करने वाला जो एक आर्बिट सी, इन प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि उसकी चेंज नहीं होने वाला, लेंथ तो वहां पर भी होने वाला है, बट द पॉइंट इज वहां पर उसका जो लिस्ट इफेक्ट होने वाला है. और वन कैन सिंपली से कि दैट इज अ मेन जंक्शन, उसके अपर पार्ट में इंक्रीमेंट होने वाला है और उससे लोअर पार्ट में दैट इज बेसिकली इट इज गोइंग टू डिक्रीज. सो दैट इज व्हाई बेसिकली आई एम कॉल इट एज अ न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल सरफेस. इन प्रिंसिपल चेंज तो वहां पर भी होने वाला है, बट द चेंज इसके ऊपर जो होने वाला है दैट इज अ लिस्ट चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन इन दैट सरफेस. So that is why it is called neutral surface on neutral axis. I hope this is clear. Is it okay? Is it clear? Yes, sir. Okay. So now let me go back to the PPT mode. जरूरत हुई तो वापस हम आएंगे, इसके ऊपर कोई इश्यू नहीं है. Just a minute. Okay. Yes. Okay. Let me go back to that part. Okay. So I hope this present 100 number slide is very much clear. So the longitudinal filament in the upper half of a beam just get extended and therefore under the tension, and similarly the lower half are under they get compressed and therefore basically the under pressure, that you can simply call it as a. And this extension and compression increases progressively, definitely, as we move or as we proceed away from the axis on either side, so that they are maximum in the uppermost and lowermost layer of a beam respectively. I hope this point is again very much clear. बस उसका थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज मैंने ये सब लिखा है. But yes, there will be a layer between uppermost and lowermost layer where the extension in upper half changes sign to become compression in the lower half. That is basically a neutral surface that I am talking about. ऊपर वाला जो है जहां पर उसका एक्सटेंशन और लोअर वाला जो है वहां पर कंप्रेशन. सो अल्टीमेटली देयर इज अ चेंज इन द साइन. कंप्रेशन से एक्सटेंशन से कंप्रेशन जो चेंज करने वाला जो लेयर है, सो दैट लेयर इज बेसिकली द न्यूट्रल सरफेस. यू कैन कॉल इट अ न्यूट्रल surface of that beam. So let us see some basic definition that is going to that are helpful in doing other calculation. So if the material of that beam, suppose if we consider that the beam is of homogeneous and isotropic, then definitely the bending will be uniform. In most of the cases, suppose आपके पास जो भी आप study करने वाले हो, that will be uniform and homogeneous. So definitely the bending will be uniform. ऐसा नहीं है कि एक पार्ट में ज्यादा बेंडिंग एक पार्ट में कम बेंडिंग. And all the longitudinal filaments all get bent into the circular arc, and the planes parallel to the plane of symmetry ABCD of that beam, which is basically a plane of bending. So यही चीज मैंने यहाँ पर उसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ पर बताया है. सपोज उस सरफेस को आप ऐसे इमेजिन करो, मैंने वो सब यहाँ पर बताया है. दैट इज इजी एक्चुअली. द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ दिस आर्क लाई ऑन बेसिकली ऑन अ स्ट्रेट लाइन PQ which is perpendicular to the plane of bending of a or a plane of symmetry
which is also referred as a axis of a bending. So CTA regarding जो axis है that is basically your axis of a bending, और वो जो plane है so suppose जो imaginary जो plane आपने assume किया जहाँ पर there is no compression or there is no extension, that is a plane of bending. Ultimately जो imaginary surface जो आपने assume किया है वो, और उसी के अकॉर्डिंग जो एक्सिस है दैट इज योर एक्सिस ऑफ बेंडिंग, एंड जो चेंज नहीं हुआ दैट इज न्यूट्रल एक्सिस. ऑलरेडी आई हैव इन्फॉर्म ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. द एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द फिलामेंट्स आर definitely directly proportional to the respective distance from that neutral axis. आई होप दिस इज अगेन वेरी मच क्लियर. सो जैसे न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा बेंडिंग होगा, वॉट एवर में बी. सो फॉर एग्जाम्पल अपर पार्ट में जाओगे तो एक्सटेंशन, एंड लोअर पार्ट में जाओगे देयर इज अ कंप्रेशन. तो जितना दूर जाओगे न्यूट्रल एक्सिस उसी के रिस्पेक्ट में आपका चेंज होने वाला है. इन अनस्ट्रेन कंडीशन और विदाउट, सपोज आपने कुछ हैंड किया है वेट, विदाउट हैंडिंग सम वेट, अ न्यूट्रल सरफेस विल बी अ प्लेन सरफेस, एंड the filament of this surface lying in the plane of symmetry of a band is called neutral filament. Again repeated part है ये सब. So how to identify, for example in that scenario, now this I think this diagram is suppose वही जो बता रहा हूँ मैं, जो तब से बोल रहा था वही सब यहाँ पर repeated है अभी. So you can see a simple बीम का जो डायग्राम दैट यू कैन सिंपली सी. यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जो है इट इज फिक्स, द वन एंड इज फिक्स ऑन द वॉल एंड द अदर पार्ट इज फ्री हैविंग लोडेड सम काइंड ऑफ वेट. द सरफेस एरिया दैट यू कैन सी ए बी सी डी जो इसका जो बीम है अल्टीमेटली, एंड एट द एंड अल्टीमेटली ए डी इज एट द फिक्स एंड, एंड जो बी सी जो पार्ट है बीम का दैट इज फ्री एंड, वहां पर आपने कुछ लोड आपने हैंड किया है उसके ऊपर. दिस लोड W इज बेसिकली एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एट इट्स फ्री एंड एंड गिव राइज टू द इक्विवेलेंट रिएक्शनल फोर्स बिकॉज इट हैज नॉट ब्रोक, अभी आप टूटा हुआ नहीं है आपका सेल. सो डेफिनेटली अपोजिट जो फोर्स है दैट विल एक्ट ऑन द अपोजिट साइड, that is actually a normal force. So that W load acting vertically downward because of you have put some kind of weight over there. So that load W acting vertically downward at its free end and give rise to a equal reactional force or restoring force basically. Yes, it is a restoring force acting vertically upward at some point P. That point P and P prime that we have shown, actually I have shown in the diagram, is basically उसी के respect में हम measure कर रहे हैं. That is what the plane of observation that I want to say actually. And thus they both form a couple that is called as a bending couple. The load W acting on a downward direction and similarly equal and opposite upward direction में जो reactional force or restoring force that is acting on a upward direction, and they both form actually a couple. The couple is basically you can simply say कि एक simple scale ले लो, तो ultimately scale के ऊपर suppose they both end are at free, तो suppose आपने एक end पे आपने जो downward direction में force लगता है और एक end पे suppose upward direction में force होते हैं, both form basically a couple and that is known as a bending couple. So उसी के रिगार्डिंग जो मैंने जो बोल रहा था तब से वही सब मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर. तो सेक्शन PBC P प्राइम इज इन इक्विलिब्रियम अल्टीमेटली. ये जो PBC P प्राइम सपोज इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, just okay, yes, okay, yeah, right, yeah. If it is in equilibrium, there must be a equal and opposite couple brought into play on the section due to the tensile and compressive stress set up in an upper and lower half respectively. So suppose if it is in equilibrium, so से जो upper part में है और lower part में है, so वहाँ पर an equal and opposite stress will be build up basically. एंड डेफिनेटली जो डैश ड्रॉ किया है मैंने, डैश लाइन जो ड्रॉ है वहां पर ओ प्राइम, दैट इज बेसिकली अ न्यूट्रल एक्सिस.
एंड जो बताया था वही अभी रिपीट हो रहा है. द फिलामेंट अबव द ओ पार्ट से जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ओ जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे जो अपर पार्ट है, दैट इज बेसिकली जहां वहां पर क्या होता है. So the filament above that neutral axis being elongated and hence a state of tension, which basically exert a force on the filament next to them and pull them inward, and therefore filament below the neutral axis basically are shortened, length उसकी short हो जाएगी, and hence in a state of compression which basically exert force on the filament next to them and आउटवर्ड पुल टुवर्ड्स लोडेड एंड एज इंडिकेटेड बाय द एरो. वही मैंने बताया, वही एरो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर वाला जो पार्ट है, सपोज उसकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड जो लोअर वाला पार्ट है उसी की डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है बाय द वे. दिस इनवर्ड एंड आउटवर्ड पुल thus form a pair of equal and opposite force or a couple. Basically they are trying to, or a couple tending to bend the section in the opposite direction to that due to the applied force, or a bending couple. All right, so that is what exactly I had shown here. So now how to identify that bending moment? So the moment of this couple is called the moment of resistance to the bending. Now as we are basically talking about the इलास्टिसिटी पार्ट. सो सपोज आपने जो अपने फोर्स और जो वेट आपने जो हैंड किया वहां पर, जो फ्री हैंड है वहां पर, सो हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग और फोर्स इज फीलिंग बाय दैट ऑल द मटेरियल ओवर देयर. सपोज कोई भी जो वहां पर जो पार्टिकल है, सपोज दे विल बेसिकली ट्राई टू अपोज दैट फोर्स दैट यू हैव अप्लाइड, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग. So the moment of this couple, जो मैं तब से बोल रहा था, the moment of this couple is basically is the moment of the resistance to the bending. Ultimately, they will try to oppose that applied force as it oppose the bending of that beam due to the applied couple. And in equilibrium, this bending will be equal in magnitude to the bending couple, and that is known as your bending moment. So now what we will try to identify कि उसी के अंदर क्या क्या फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, that what basically we will try to identify, and how these things are basically related with definitely the moment of inertia. For example, कोई भी मटेरियल, मतलब जैसे जैसे मटेरियल चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली विल चेंज, एंड डेफिनेटली द बेंडिंग मोमेंट विल बी डिफरेंट. सो वही है. सपोज उसी का छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर. कंसिडर अ पोर्शन ऑफ अ बीम. नाउ वी विल लुक इट इनटू द पोर्शन ऑफ दैट बीम दैट बेंड इन अ सर्कुलर आर्क. सर्कुलर आर्क में फॉर एग्जांपल, सपोज इफ इट हैज अ बेंड विथ से एंगल थीटा एट अ सेंटर. सपोज कोई एक सेंटर जो सी है वहां पर अज्यूम करो कि वहां पर इट हैविंग सम काइंड ऑफ एंगल. Okay, so angle theta at its center or a curvature, and let the radius of that curvature is a capital R. So from neutral axis से जो वो जो distance वहाँ से आप measure कर रहे हो, that distance is say R distance, that is a radius of basically radius of curvature. Radius of curvature is basically, suppose आपने बोल रहे हो कि because आपने कुछ weight hand किया तो उसके अंदर जो bend हुआ, तो जो bend आपने assume किया it is a circular arc. So just try to imagine कि वो जो सर्कुलर आर्क किस सर्कल में से बना हुआ है, उसका जो रेडियस, दैट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कैपिटल R, एंड लेट द अनबेंट, that means we have not applied any kind of force over there. So let the unbent length of that filament at some distance z from the neutral axis is AB. Z है, that is distance से यहाँ पर dotted line that you can see here in this diagram, that is a neutral axis. और जो dotted line से just ऊपर वाला एक imaginary line draw किया है मैंने, and that imaginary जो line जो draw किया है, that is basically distance Z away from that neutral axis. So in the case of say unbent condition, so that length is basically AB, and if you put some weight over there,
So definitely वो जो distance है, that is distance is z distance away, and that point that we have pointed out is a prime and b prime. And so AB is the in neutral. Suppose unbounded condition में the AB is the neutral axis पे रहेगा, and if you put some weight over that means in the banded condition that distance is basically a prime b prime. That is the original length. Suppose if at all you want to identify that arc, that length of that arc is basically radius times that theta, r into theta. That is simple, extremely simple school level का जो आपने पढ़ा था, that is वही concept मैंने use किया है. And definitely जो extended जो length है, that is a prime and b prime, that extended arc length is basically r plus z times theta. That means if at all you want to identify that strain, strain. So that strain is basically given by increase in length to the original length. Now what is the increase in length? पहले क्या था AB, now what I am having A prime B prime. So just identify how much it has increased. So it is simply A prime B prime minus AB, that will give you r plus z times theta minus r theta, that is basically z times theta. And your original length is original जो arc length थी, that is basically r into theta. So your theta will cancel out and you will get basically only z over r. So if you see this equation that very carefully, the change in the arc length is proportional to the distance z. So सबसे पहले जो मैं बताना था, जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर जाओगे उतना ही आपको बैंडिंग ज्यादा मिलेगा. अपर वाले पार्ट में जाओगे तो वहां पर इंक्रीज हो रहा है, एंड लोअर वाले पार्ट में that will get compression. So that tensile strain that we are talking about, that is basically proportional to the z, and definitely z over r, to be more specific. So that distance is basically the distance from that neutral axis. So सबसे पहले जो वही बोल रहा था कि it will be proportional to the how much you are away from that neutral axis. So वही पोर्शन जो है मैंने उसी का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर मैंने बताया है. यहाँ पर consider a simply a rectangular cross section ABCD, यहाँ पर जो बताया है मैंने, which is perpendicular to its length and a plane of bending such that the neutral surface meet it along the line that EF. जो न्यूट्रल सरफेस है उसी को मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, उसका जो सरफेस है that is basically EF. Now the internal force opposing the extension, that basically at inwards perpendicular to the upper half, and those opposing that contraction at outward perpendicular to the lower half. So that is also very much clear that we have already discussed over there. And this force basically they are oppositely direction, and the moment about that neutral surface are in basically in the same direction, that is to oppose that bending couple and thus resist that bending of that beam. So let us do some kind of simple mathematical discussion. So just imagine a small area that we have shown over here. Suppose जो upper वाला जो part है, that is suppose EF के just line के EF जो neutral surface है just उसके ऊपर एक square draw किया है, that is basically just imagine that it is having some dimension is of delta A. So imagine a small area delta A at some distance, say z distance away from that neutral axis, and we want to add, and the tensile strain that we have already discussed in your last slide, that is basically given by z over r, and from that you know the Young modulus. So if we are talking about that cross section part only, so that means you have only Young modulus over there. So Young modulus is basically given by stress over strain. So you know the strain, that is z over r. So from this equation what you can simply identify the stress. So the tensile stress, so what the ultimate aim is? The ultimate aim is you need to identify how much force acting over there.
So you know the Young modulus. The Young modulus is stress over strain. You know the strain. So that means the tensile stress on that small area is delta A is given by Y times Z over R. So I hope this is very much clear. And if you know the stress, you can easily identify the force because your stress is force acting over unit area. So if at all you want to identify the force acting over that small area delta A, that means simply you have to multiply by area to the stress. So the stress is known Y by Z into R, and that area, that means your delta A. So that this is actually the force. And if you know the force, you can easily identify the moment of force. The moment of force is basically that force time where you are measuring that moment. Where means ultimately the distance, and that distance is basically how much you are away from that neutral axis. So that moment of force is basically given by that force times Z. That means Y by Z R times delta A into Z. So this equation is very much clear. So is it clear? Hello? Yes, sir. Okay, Yes, thank you. sir. So, okay. So, since these are trivial equations, sir. it's not, yes. फिर से समझो ने मोमेंट ऑफ फोर्स से Moment of force, okay, yes. So basically, you know the Young modulus, right? The Young modulus is simply a stress over strain. You know the strain, that we have taken the strain from the last slide. In the last slide, we have identified that that strain is basically proportional to the distance over R, radius of curvature, and that distance is how much you are away from that neutral axis. So this Young modulus is given by stress over that is Z over R. So from that you can identify the stress. The stress, that is stress acting on that small area delta A. So it will be simply Young modulus times Z over R. And you know the definition of a stress. The definition of a stress is given by simply force over area, right? So that means your force will be stress into that area. Therefore, the force on that area that you have imagined delta A, which is given by stress time, tensile stress time into that area. So you know that tensile stress YZ over R, and you know the area of your consideration, that is your delta A. And the moment of force is basically is the force acting on that some distance where you are measuring the moment ultimately. So that means you have to multiply with that distance. That distance is how much you are away from the neutral axis. If you measure at the neutral axis, then you can simply say that yes, it is simply 0 because it is not bending at all in up to the elastic limit, by the way. So that means if you are away from that neutral axis, you will have a higher moment of force. And this is a simple equation, y z square over r times delta A. Now you have identified up to for a small cross section area, very small cross sectional area. Now if at all you want to identify over whole material, over whole body, then what you need to do is जैसे जैसे delta A हमने लिया था, just add those small delta A's, and that will be simply sum over all delta A's. So the total moment of force acting on that whole section ABCD is given by sum over all y, the simple equation y z square over r times delta A. Simply take your Young modulus is constant, your radius of curvature is constant, so just keep it outside. It will be sum over all delta A z square, and that sum over all delta A z square is basically a geometrical moment of inertia. It is simply a geometrical, and that is what I have written over here is simply I suffix g, and sometime it is also called the second moment of inertia. That means moment of inertia of whole body. But यहाँ पर हम bending, because of that bending क्या क्या difference आया, that is why it is called second moment of inertia.
and that means your total bending moment of that beam is given by m. I'm calling it as m is simply y by r times geometrical moment of inertia. That means yig over r. And this yig is basically the external bending moment required basically to produce curvature of some unit radius, and it is also called flexural rigidity, and it is basically a measure of resistance of a beam to bending. So that y times ig will basically is the resistance, basically you can call it equivalent to the resistance. So this quantity will basically decide कि कितना आपका जो सरफेस जो है, सपोज कोई भी मटेरियल लिया, दैट इट विल डिसाइड कितना वो बैंड होने वाला है. So let us have some expression for that. So bending moment of a beam, that is equal to flexural rigidity over r, and for some rectangular cross section, you know the moment of inertia is simply given by bd cube over r, where b is the breadth and d is the depth. So that means your bending moment will be given by, you just have to put the value of that I over into this equation. And similarly, if at all you are going to have a circular cross section, so in that scenario, the moment of inertia here pi r is to 4 over 4, where r is basically the radius of cross section. So that means here we are going to have a bending moment is simply given by this simple equation. So the last topic basically of this particular unit is a cantilever. We have only 5 minutes, so let us briefly see ये क्या है इसके अंदर, and then maybe I will give some mathematical treatment that will leave up onto you, maybe, or suppose we will discuss in your next lecture. So let us have some basic idea of what is the cantilever. As we have discussed in your previous slides, if your one end is fixed, for example, जो मैं scale का तब से मैं जो example दे रहा था, scale that is basically a cantilever, a rectangular body. If the one end is fixed at some any way, if the one end is fixed and one end is free, that means that you can call it as a cantilever. A beam rigidly fixed at the one end and loaded at the other end, then it is called a cantilever. So what we will try to identify is, if you put some kind of weight over the free end, so what we will try to identify the bending, how much they are going to bend, how much this bending depend on how much weight you have kept over there. For example, आपने 5 ग्राम रखा तो how much bending होगा, आपका कितना प्रोड्यूस होने वाला है, और सपोज 10 ग्राम, तो वो रिलेशन दैट बेसिकली वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या रिलेशन है वो. So there are 3 particular cases that we need to discuss. The first case is when the weight of cantilever, the weight of the cantilever is ineffective. आपने जो weight hand किया है that is effective, but the weight of the cantilever is ineffective. That means it produces no bending by itself. That means आपने स्केल रखा है, तो सपोज आपने इमेजिन किया होगा कि आपने स्केल रखा, आपने सपोज 100 सेंटीमीटर का स्केल आपने वॉल पे फिक्स कर दिया, तो विदाउट हैंडिंग सम काइंड ऑफ वेट यू कैन इजीली सी दैट इन सम केसेस आपके स्केल ऑटोमेटिक वो बैंड हो रही है. You might have observed this thing. So the first case that we need to identify कि in that scenario, suppose आपने weight hand नहीं किया है, so in that scenario there is no bending of that your scale. That means that is the first point. When the weight of that cantilever is ineffective, that means it is not producing any kind of beam by itself. So bending हो रहा, that is only because of the how much mass you are going to put over the free end. The second case is when it is effective. Oh yeah, there is a typo error. That error है यहाँ पर. Ineffective. The second case is when the weight of cantilever is effective. It is having some effective mass.
इफेक्टिव नॉट इफेक्टिव मास इज बेसिकली कुछ चेंज हो रहा है अल्टीमेटली। आपने डेड एंड पे आपने कुछ मास डेड एंड पे आपने फिक्स किया, फिर भी थोड़ा सा बेंडिंग हो रहा है उसका, दैट मीन्स इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ वेट इट्स ऑफ इटसेल्फ which produces some kind of bending. And basically the third portion is when the cantilever is uniformly loaded. यहाँ पर हमने assume किया फर्स्ट केस में और सेकंड केस में कि बस एक फ्री जो एंड है वहां पर आपने लोड रखा आपने, और थर्ड केस वुड बी द कैंटिलेवर इज यूनिफॉर्मली लोडेड, हर डायरेक्शन से कितना मतलब हर एक साइड पे कितना लोड आपने हैंड किया है, यूनिफॉर्मली लोड किया आपने. So all these three cases that we are going to discuss in your next lecture. I hope this point is very much clear. There is a simple typo error that I will correct it and then I will upload on your portal. I hope this is very much clear. Any doubt up to this particular point? No, sir. Up to any doubt? Sir, little. Sir, अगर मैं स्केल के एंड पे कोई भी वेट डालूं तो पूरा स्केल वहां पे बेंड होगा, पूरा वो एंड रीजन बेंड होगा, तो वहां पे कपल कैसे काम करेगा? क्या मैं किसी एंड पे उसे बांध मतलब एंड पे लेफ्ट या राइट साइड बांध रहा हूँ वेट को, या फिर मिड में अगर बांधूंगा तो फिर पूरे बेंड कर जाएगा? नो अल्टीमेटली सपोज मैंने स्केल यहाँ पर हैंड किया है मैंने फॉर एग्जांपल, तो सपोज स्केल को हैंड किया, उसके बाद सपोज एक एंड पे सपोज जो फ्री एंड है वहां पर कुछ वेट मैंने रखा फॉर एग्जांपल, अभी विद इन इलास्टिक लिमिट वी आर डिस्कसिंग, दैट मीन्स आपका स्केल ब्रेक तो नहीं हुआ अभी, तो जो वेट हैंड करने की वजह से जो देयर इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दैट वेट, और फिर भी वो स्टेबल है वहां पर, ब्रेक नहीं हुआ, भले बेंडिंग हुआ दैट इज सेकेंडरी. सो वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स और अभी स्टेबल है वहां पर, तो देयर विल बी अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, उसके अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स. सो दैट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट बेसिकली विल गिव राइज टू अ बेसिकली it is actually your couple actually. Okay, that is sir. actually a couple. Okay, sir. Okay. Yes. Okay, so Thank we you, sir. will continue our discussion in your next lecture. You can go through the slide. मैंने already I am going to upload by the way. ये upload करने ही वाला हूँ. So you can go through it and we will spend hardly 10 minutes for the next topic, this cantilever calculation part. All right. We will not spend much more time for that. And then speedily we will proceed for the next topic. All right. Okay, thank you very much. Have a nice weekend. Thank you, sir. Goodbye, take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye. Thank you, sir.